बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पर चलते हैं। स्टेटमेंट है अ फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस अ बॉडी अटैच टू अ स्प्रिंग थ्रू 0.1 मीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 0.4 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर है अगर आपने बॉडी जो कि कनेक्टेड है स्प्रिंग के साथ उसको डिस्प्लेस कराना है 0.1 मीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो आप इन कंडीशन को यूज करते हुए स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करें। तो हम जो है वो डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। फोर्स हमारे पास है 0.4 न्यूटन की, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 0.1 मीटर का। वो कह रहा है कि आपने जब स्प्रिंग कांस्टेंट के कैलकुलेट करना है तो देखें स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए हम जो है वो हुक्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। दैट अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दैट एफ इक्वल्स टू के एक्स। देखें ये अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स के लिए मैं जो है यहाँ पर इसको पॉजिटिव रख रहा हूँ। अदरवाइज अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स होगी तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, नेगेटिव, माइनस का साइन आ जाता है। लेकिन ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है, दैट्स वाई ये पॉजिटिव होगी। रीस्टोरिंग फोर्स को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। तो एफ को मैं डिवाइड करा दूंगा एक्स के साथ, तो मेरे पास जो है स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास जो है स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज 4 न्यूटन पर मीटर। सही। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7.2 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि आप पेंडुलम क्लॉक कीप्स परफेक्ट टाइम एट अ लोकेशन वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेंडुलम क्लॉक है जो कि परफेक्ट टाइम दे रही है कि जहां पर आपकी वैल्यू ऑफ जी जो है वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हेन द क्लॉक इज मूव टू अ हायर एल्टीट्यूड, जब आपने घड़ी को किसी हायर एल्टीट्यूड के ऊपर लेकर चले गए, इट लूजेज 80 सेकंड पर डे। तो आपकी वॉच ने जो है वो 80 सेकंड का जो है वो टाइम लूज करना स्टार्ट कर दिया पर डे। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट दिस न्यू लोकेशन। तो आपने जो है वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करनी है इस नई लोकेशन के ऊपर। तो देखें बेटा, इसमें हमारे पास एक चीज़ तो क्लियर है कि आप जब हायर एल्टीट्यूड के ऊपर जाओगे तो आपकी ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और टाइम पीरियड आपका इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये बात तो अंडरस्टूड है। तो इसी चीज़ को हम लोग जो है बेस बना के इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। डेटा हमारे पास क्या है, टाइम हमें गिवन किया गया है 24 आवर्स का। पर डे का मतलब 24 आवर्स, जिसको आप कन्वर्ट कराओगे दैट इज 86,400 सेकंड्स, राइट। वैल्यू ऑफ जी हमें गिवन की गई है परफेक्ट क्लॉक के लिए, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट हायर एल्टीट्यूड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी डैश। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है मैं अगर देखें ये मेरे पास टी जो है that is the time period of perfect clock and t dash is the time period where the clock is at higher altitude। इन दोनों को मैं कंपेयर करवाऊंगा तो मेरे पास जो है वो इजीली मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टाइम पीरियड्स नहीं है। सही है, लेंथ से तो लेंथ अगर आप कंपेयर करवाएंगे तो ये लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन टाइम पीरियड्स का होना हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो टाइम पीरियड की कैलकुलेशन के लिए मैं जो है यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। देखें टाइम पीरियड ऑफ परफेक्ट क्लॉक की पहले बात कर लेते हैं ना, इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ परफेक्ट क्लॉक इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 3600 डिवाइड बाय 3600, दैट विल इक्वल्स टू 1 सेकंड। ये कैसा आया 3600 डिवाइड बाय 3600? देखें टाइम पीरियड डिफाइन होता है कैसे, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, राइट। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो अगर आप जो है वो कंप्लीट आर की बात करेंगे तो एक आर के अंदर आपकी जो क्लॉक है वो 3600 टाइम्स वाइब्रेशन करती है, राइट। तो एक कंप्लीट जो है वो रेवोल्यूशन के लिए हमारे पास कितनी वाइब्रेशन हो रही है, 3600 वाइब्रेशन हो रही हैं। और एक आर के लिए हमारे पास कितना टाइम होता है, 3600 सेकंड्स का टाइम होता है। तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 सेकंड। ये हमारे पास किसके लिए आया है, टाइम पीरियड फॉर परफेक्ट क्लॉक के लिए आया, कि जहां पर हमारे पास कोई टाइम लॉस नहीं हो रहा। सही है। ये ऊपर क्या है, 1 आवर की टाइम इन सेकंड्स है डिवाइडेड बाय ये कितनी है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है। सही। तो यहाँ पे मैं आपको नीचे बता भी रहा हूँ कि एस टी इज डिफाइन एज टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो टाइम हमारे पास कितना है, 3600 सेकंड्स का 1 आवर की बात कर रहा हूँ। और नंबर वाइब्रेशन हमारे पास 1 आवर में कितनी होती है, 3600 वाइब्रेशन होती हैं। आपकी वॉच के अंदर क्वाड क्रिस्टल होता है जो कि पर सेकंड वाइब्रेट करता है। तो पर सेकंड वाइब्रेट करा तो टोटल वाइब्रेशन कितनी होगी 1 आवर के लिए, 3600 वाइब्रेशन हो गई। तो यहाँ मैं रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ दैट नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड इन 1 आवर दैट इज इक्वल टू 3600 सेकंड, सॉरी 3600 वाइब्रेशन। सही। तो ये तो हमारे पास आ गया टाइम पीरियड परफेक्ट क्लॉक का। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक एट हायर एल्टीट्यूड की। तो देखें इसमें हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि टाइम पीरियड आपका लॉस हो रहा है ना। तो टाइम पीरियड आपका लॉस कितना हो रहा है, देखें पर डे में 80 सेकंड। तो पर डे में सेकंड्स कितने होते हैं, 86,400 सेकंड्स। यहाँ हम लोगों ने रिप्रेजेंट कराया हुआ है कितना लॉस टाइम हो रहा है हमारा, कितना टाइम लॉस हो रहा है 80 सेकंड्स का। तो अगर मैं लॉस इन 1 सेकंड की बात करूं
यानी कि अगर मुझे 1 सेकंड चाहिए तो 86,400 को वहां जाके डिवाइड करा दूंगा, तो लॉस इन 1 सेकंड मेरे पास कितना आ जाएगा, 80 डिवाइड बाई 86,400, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो मुझे तो चाहिए 1 आवर के लिए, मुझे लॉस कितने टाइम के लिए चाहिए, 1 आवर के लिए, क्योंकि मैं टाइम पीरियड 1 आवर की बात कर रहा हूँ। तो 3600 सेकंड्स के लिए क्या हो जाएगा, 80 डिवाइड बाई 86,400 टाइम्स 3600, क्योंकि आप यहां पर क्या लेके आ गए, 3600 को लेकर आ गए, सही। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 1 आवर के लिए, यानी कि 1 आवर में कितना टाइम लॉस हो रहा है आपके पास, 3.33 सेकंड्स। अब टाइम लॉस होने का मतलब ये है कि आपका टाइम पीरियड बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ग्रेविटी कम हो रही है, तो टाइम पीरियड आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक रेवोल्यूशन के लिए यानी कि 1 आवर के लिए आपका टाइम पीरियड कितना है, 3600 सेकंड्स। तो आपका जो है वो 3.33 सेकंड्स जो है वो डिले हो रहा है, तो टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा, सो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज 3600 प्लस 3.33, दैट विल बी इक्वल्स टू 3603.33 सेकंड्स, सही। तो हमारे पास टाइम आ गया, तो इसको मैं वाइब्रेशन से डिवाइड करवा दूंगा, तो मेरे पास जो है वो टाइम पीरियड एट हायर एल्टीट्यूड आ जाएगा, दैट इज 1.000925 सेकंड्स। अब देखें दोनों टाइम पीरियड्स मेरे पास आ गए, है ना, टाइम ऑफ परफेक्ट क्लॉक भी आ गया, टाइम एट हायर एल्टीट्यूड भी आ गया, तो दोनों को मैं जब कंपेयर करवाता हूँ दोनों इक्वेशंस को, नाउ टी डैश डिवाइड बाई टी दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी डैश डिवाइडेड बाई 2 पाई एल ओवर जी। देखें यहाँ से जब मल्टीप्लिकेशन में आप इसको जो है वो कन्वर्ट कराएंगे तो ये 1/2 पाई हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रिलेशन क्या आ जाएगा, टी डैश डिवाइड बाई टी दैट विल बी इक्वल टू जी डिवाइड बाई जी डैश, राइट। तो जी डैश हमें कैलकुलेट करना है, मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, वैल्यूज पुट करेंगे तो 1.000925 डिवाइड बाई 1 दैट विल बी इक्वल टू √9.8 डिवाइड बाई जी डैश। तो मुझे जो है वो जी डैश कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायरिंग करने के बाद इस जी को वहां ले जाऊंगा, इसको यहाँ लेकर आके डिवाइड करवा दूंगा, यानी सिंप्लीफिकेशन का स्टेप करूंगा, तो हमारे पास जो है वो जी डैश कितना आ जाएगा, दैट इज 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही। देखें हमें ये पता चला ना कि हमने क्या कहा था कि हमारे पास जब हम हायर एल्टीट्यूड के ऊपर जा रहे हैं तो हमारी ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी और टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। दोनों तरफ हमें जो है वो रिजल्ट क्लियर मिल रहा है कि देखें ग्रेविटी आपकी डिक्रीज हो गई 9.79 हो गई और टाइम पीरियड आपका इंक्रीज हो गया 1 से ग्रेटर, यानी कि 1 से बढ़ के कितना हो गया 1.000925। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7.2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट पर चलते हैं। Calculate the length of a second pendulum having the time period of 2 seconds at a place where g equals to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको कहा जा रहा है कि आपने लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम कैलकुलेट करनी है जिसका पीरियड होता है 2 सेकंड और वहां पर ग्रेविटी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा बेटा सेकंड पेंडुलम का टाइम हमेशा 2 सेकंड्स का ही होता है, राइट। सेकंड पेंडुलम का टाइम हमेशा हमारे पास कितना होता है 2 सेकंड्स होता है। डेटा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, टाइम हमें गिवन किया गया है, टाइम पीरियड गिवन किया गया है 2 सेकंड्स का, ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड। हमें जो है वो लेंथ कैलकुलेट करनी है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर एल अपॉन जी, राइट। तो स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड पर, टी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। तो मुझे जो है वो एल को सेपरेट करना है, तो एल को जब मैं सेपरेट करूंगा तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू जी वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे और जब वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 0.992 मीटर्स की हमारे पास जो है वो लेंथ आ जाएगी सेकंड पेंडुलम की, सही। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7.3। इसका हम लोग चलते हैं 7.4 के ऊपर। दैट इसकी स्टेटमेंट है, अ बॉडी ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग विद अ फोर्स कांस्टेंट k vibrates with frequency f1 when its length is cut into half and the same body is suspended from one of the halves। यानी कि अब आपने क्या किया, लेंथ को कट कर दिया हाफ में और फिर बॉडी को जो है आपने 1/2 से जो है वो क्या कर दिया, कनेक्ट करा दिया। द फ्रीक्वेंसी इज f2, तो जो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी f2 हो जाएगी। फाइंड आउट f1 और f2 का मतलब f1 डिवाइडेड बाय f2, यानी कि आपने इन दोनों को कंपेयर करवा के f2 को जो है वो मतलब इन दोनों की आपने रेशियो को कैलकुलेट करना, सही। तो इसको हम लोग जो है वो पहले डेटा देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है वो डायरेक्टली सोल्यूशन स्टार्ट होगा क्योंकि हमें यहाँ पर एक थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है, कोई वैल्यूज गिवन नहीं की गई। तो हमें क्या करना है, हमें f1 को f2 से डिवाइड करवाना है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड दैट इज 1/2 पाई k अपॉन m, राइट। तो फर्स्ट हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, k होगा, क्योंकि हमारे पास लेंथ जो है वो कंप्लीट है, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 पाई। जबकि सेकंड वाले स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग के लिए जिसको आपने 1/2 में कट कर दिया उसका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। जाहिर सी बात है आपने स्प्रिंग को हाफ कर दिया तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, दैट इज k2 डिवाइड बाय m। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे
तो आपके पास क्या हो जाएगा F1 डिवाइडेड बाई F2 दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट K1 डिवाइडेड बाई K2। अब मुझे यहाँ पर जो है वो रिलेशन बनाना मतलब कि निकालना पड़ेगा, वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी K1 और K2 के लिए। तो मैं हुक्स लॉ का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि जब भी हमें जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग जो है वो हुक्स लॉ की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दैट F1 इक्वल्स टू K1x। देखें जब आपने जो है वो पहले m मास को सस्पेंड करवाया था तो आपके पास जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था K1 और डिस्प्लेसमेंट क्या थी, पूरी डिस्प्लेसमेंट थी x। फिर आपने क्या किया, कट इनटू लेंथ। जब आपने लेंथ को जो है वो हाफ कर दिया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हाफ हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट की हाफ होने से आपका स्प्रिंग कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा दैट इज K2, लेकिन फोर्स सेम रहेगी। बेसिकली ये वेट की फोर्स है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो आपने चेंज नहीं किया, सेम बॉडी है ना। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास बन गई। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग जब कंपेयर करवा लेंगे, कंपेयर करवाने से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें K1x इक्वल्स टू K2 इंटू 1/2x। x से आपके पास x कैंसिल आउट हो जाएगा, आप 2 को वहां शिफ्ट कर दोगे तो K2 जो है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ K1 के इक्वल हो जाएगा। देखें यहाँ हमें नजर भी आ रहा है ना, K2 का आपने क्या किया था, हाफ किया था, तो उसका जो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ K1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन के अंदर जो है वैल्यूज पुट करूंगा। K1 डिवाइडेड बाई K2 किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस ऑफ K1 के इक्वल हो गया। देखें K1 से K1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई √2 जब आप कैंसिल आउट करोगे तो रेशियो आपके पास कितनी आ जाएगी, 0.707 आपके पास जो है वो रेशियो आ जाएगी। यूनिट कोई नहीं होगी, क्योंकि यूनिट से यूनिट आपकी फ्रीक्वेंसी, यूनिट से फ्रीक्वेंसी की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। दैट इज आवर न्यूमेरिकल नंबर 7.4। फिर हम लोग चलते हैं 7.5 के ऊपर। अ मास एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग डिस्क्राइब द सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम इक्वल्स, यानी कि पीरियड आपको गिवन करा है 0.40 सेकंड्स का। फाइंड आउट एक्सेलरेशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 0.04 मीटर। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, जो डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी है, 0.04 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग जो है वो पहले डेटा ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो टाइम कितना है, 0.40 सेकंड का है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है वो 0.40 मीटर की है, और हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा, हमने जो है वो फॉर्मूला बनाया था एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी दैट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। उसके प्रोजेक्शन के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया था दैट इज A इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू x, राइट। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी तो गिवन नहीं की गई, तो हमें लेकिन टाइम पीरियड गिवन किया गया है। तो वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई t, राइट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई t। कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या जाती है, 2 पाई डिवाइडेड बाई t का होल स्क्वायर इनटू x, राइट। तो अब यहाँ पर आप जो है वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जब एक्सेलरेशन आ जाएगा दैट इज 9.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7.5। फिर हम लोग चलते हैं 7.6 के ऊपर। अ ब्लॉक वेटिंग 4 kg एक्सटेंड्स अ स्प्रिंग बाय 0.16 मीटर फ्रॉम इट्स अनस्ट्रेच पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा, 0.16 मीटर का। जब आप 4 kg को जो है वो अटैच कराएंगे स्प्रिंग के साथ, the block is removed and a 0.5 kg body is hung from the same spring। उसी स्प्रिंग के साथ आपने क्या कर दिया, एक और स्प्रिंग बॉडी को लगा दिया जिसका मास कितना है, 0.5 kg का। इफ द स्प्रिंग इज नॉट स्ट्रेच एंड रिलीज, अगर आप उसको स्प्रिंग को स्ट्रेच करके रिलीज कराओगे, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन, तो आपके टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा ये आपने कैलकुलेट करना है। तो देखिए मेरा टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई m/k। ये बात हमें पता है कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है मास के साथ। तो आपको ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपके पास जो है वो मास ज्यादा है और यहाँ पर मास कम है, तो इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा और इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग जो है वो डेटा ड्रॉ करते हैं। देखिए मास हमें गिवन किया गया है जिसको मैं m1 कह रहा हूँ, राइट, दैट इज 4 kg, और इसका डिस्प्लेसमेंट गिवन किया गया है 0.16 मीटर का। देन वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, सेकंड वाले मास को अटैच करा देना है 0.50 kg, और उसके लिए आपने जो है वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। तो देखें बेटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास होता है T इक्वल टू 2 पाई m/k। हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है। अगर हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए मैं हुक्स लॉ को इस्तेमाल करूंगा फॉर फर्स्ट बॉडी जो कि हमें गिवन की गई है, दैट इज F इक्वल टू kx, राइट। तो स्प्रिंग तो आपने चेंज नहीं किया, सेकंड वाली बॉडी के लिए भी स्प्रिंग सेम ही है, तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम रहेगा। सो हम लोग यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल के टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें हुक्स लॉ से स्प्रिंग कांस्टेंट हम निकाल लेंगे। F1 को मैं डिवाइड करा दूंगा x1 के साथ। F1 हमारे पास बेसिकली वेट है, तो वेट हमारे पास क्या हो जाएगा, m1g डिवाइड बाई x1। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास k कितना आ जाएगा, 245 न्यूटन पर मीटर। तो जब आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया तो आप जो है वो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे, दैट t डैश इक्वल टू 2 पाई m2 अपॉन k, राइट। तो आप जो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे
2 इंटू 3.14, m2 कितना है 0.50 kg, डिवाइड बाई आपने कैलकुलेट किया है 245 न्यूटन पर मीटर, तो आपके पास जो है वो टी डैश आ जाएगा, दैट इज 0.283 सेकेंड्स। सही, ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7.6। इसके बाद हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7.7 के ऊपर। 7.7 की स्टेटमेंट हमारे पास है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है सिंपल पेंडुलम की, जिसका टाइम पीरियड कितना है 1 सेकेंड्स, और फिर आपने क्या करना है उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमें जो है वो टाइम पीरियड गिवन किया गया है 1 सेकंड का, हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ, दैट इज टी इक्वल्स टू 2 पाई एल ओवर जी। क्योंकि मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी है तो मैं स्क्वायरिंग करूंगा और लेंथ को जो है उसको मैं सेपरेट कर लूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा, तो मेरे पास जो है वो लेंथ आ जाएगी, दैट इज 0.248 मीटर, राइट। तो फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो 1 को मैं डिवाइड करा दूंगा टाइम के साथ, तो हमारे पास 1 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी हो जाएगी 1 हर्ट्ज की हो जाएगी। सही, ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7.7। इसके बाद हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7.8 की स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट है, अ स्प्रिंग हुज स्प्रिंग कांस्टेंट इज 80 न्यूटन पर मीटर वर्टिकली सपोर्ट अ मास ऑफ 1 kg इज एट रेस्ट। यानी कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 80 न्यूटन मीटर है, वर्टिकली सपोर्ट कर रहा है एक मास को जो कि कितना है 1.1 kg का है, और वो किस पर है, रेस्ट पोजीशन पर है। फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द मास मस्ट बी पुल डाउन। आपने वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जिससे आप इसको क्या करेंगे, पुल करेंगे, सो दैट ऑन बीइंग रिलीज्ड, तो आप जब इसको रिलीज करेंगे इट में पास द मीन पोजीशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। तो जब आप इसको एक्सटेंड करके रिलीज करवाएंगे तो जब ये मीन पोजीशन से गुजरे तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी हो, 1 मीटर पर सेकंड की। सही, क्वेश्चन को दोबारा से थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। कह रहा है कि एक स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 80 न्यूटन पर मीटर, वर्टिकली 1 kg के जो है वो मास को सपोर्ट कर रहा है, जो कि किसमें है, रेस्ट में है। तो वो आपने ये बताना है कि कितने डिस्टेंस तक आप इस मास को लेकर जाएंगे, कि जब आप इसको इस डिस्टेंस से रिलीज करवाएंगे तो जब ये मीन पोजीशन से गुजरे तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, 1 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग जो डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखें स्प्रिंग कांस्टेंट हमें गिवन किया गया है 80 न्यूटन पर मीटर का, मास हमारे पास है 1 kg का। हमें जो है देखें बेसिकली पुल डाउन का मतलब है कि आप इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेकर जाओगे। तो डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड और एक्स नॉट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्स नॉट कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। अब देखें वेलोसिटी का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज v इक्वल्स टू, सोल्यूशन हम लोग जब स्टार्ट करते हैं v इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा, राइट। अगर मैं इसको जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी भी देखूं तो हमारे पास क्या होता है, v इक्वल्स टू r ओमेगा। तो अगर मैं सर्कुलर पाथ की बात करता हूं तो मेरे पास जो है वो r किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है, एक्स नॉट, राइट। ओमेगा मेरे पास नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, तो लेकिन एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने जो है वो एक रिलेशन बनाया था, दैट ओमेगा दैट विल बी इक्वल्स टू के ओमेगा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू के अपॉन एम। ये हमारे पास के अपॉन एम कहाँ से आता है, हम लोगों ने जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम और एक्सेलरेशन ऑफ जो है वो बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ को जब हमने कंपेयर करवाया था तो हम लोगों ने ये रिलेशन ड्राइव किया था जब हम लोग सिंपल पेंडुलम की डेरिवेशन कर रहे थे तब, दैट ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के अपॉन एम। तो अगर मुझे ओमेगा चाहिए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अपॉन एम, राइट। तो के भी हमारे पास गिवन है, हमारे पास एम भी गिवन है, हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो हम जो है वो पहले जो है ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं। ओमेगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 8.94 रेड पर सेकंड। तो जब ओमेगा हमारे पास आ गया तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। देखें यहाँ पर मैं जो है वो एम्पलीट्यूड को सेपरेट कर लूंगा, v के साथ ओमेगा को डिवाइड करवा दूंगा। v हमारे पास कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड, और ओमेगा हमारे पास कितना आ गया, 8.94 रेड पर सेकंड। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, 0.11 मीटर का हमारे पास जो है वो एम्पलीट्यूड आ जाएगा। सही, ये हमारे पास है 7.8। इसका हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7.9। 800 बॉडी। अच्छा बेटा यहाँ पर जो है वो एक प्रॉब्लम है, आपकी बुक के अंदर जो है वो 800 ग्राम गिवन है, लेकिन आंसर जो है वो 8000 ग्राम की बॉडी से आ रहा है आंसर। सही है, ये पहले ही मैं मेंशन कर दूं कि आंसर आपकी जो बुक के अंदर गिवन है ना वो 8000 ग्राम की बॉडी से आंसर आ रहे हैं। तो ये आपको मैं पहले ही मेंशन कर दूं कि ये बुक में जो 800 गिवन किया गया ना तो इससे आंसर गलत आ रहे हैं। अगर आप 8000 ग्राम रखेंगे तो आपके बुक वाले आंसर आएंगे। सही, तो इसमें कह रहा है कि 800 ग्राम बॉडी वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ऑफ 0.30 मीटर
एक आपकी जो बॉडी है जिसका मास जो है वो 800 ग्राम है, वो वाइब्रेट कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है और उसका एम्पलीट्यूड कितना है 0.30 मीटर है। द रीस्टोरिंग फोर्स इज 60 न्यूटन और जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कितनी है 60 न्यूटन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 0.30 मीटर और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.30 मीटर है। तो हमें क्या करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है एंड पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 12 सेंटीमीटर। जब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा तब आपने ये तमाम चीजें कैलकुलेट करनी है। सही, तो पहले हम लोग जो है वो डेटा को लेते हैं। मास हमें गिवन किया गया है 800 ग्राम का। दोबारा से मेंशन कर दूं बेटा, 800 ग्राम के लिए जब आप आंसर निकालेंगे तो जो बुक के अंदर आंसर्स हैं वो 8000 ग्राम के लिए हैं, याद रखिएगा। जो बुक के अंदर आंसर है वो 8000 ग्राम के मास के लिए आंसर्स हैं, जबकि बुक के अंदर जो वैल्यू गिवन की गई है वो 800 गिवन की गई है। यानी कि बुक के अंदर जो आंसर्स आएंगे वो हमारे आंसर से मैच नहीं करेंगे क्योंकि हम 800 को कंसीडर कर रहे हैं और बुक के अंदर जो आंसर्स हैं वो 800 ग्राम की बॉडी को कंसीडर करके लाया गया। सही है, तो मास हमारे पास कितना है 0.8 kg का, एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना 0.3 मीटर का है और हमें कहा जा रहा है कि फोर्स हमने कितनी अप्लाई की है 60 न्यूटन की, हमने जो है वो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.30 मीटर का है। तो हमें जो है वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है जब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर यानी कि 0.12 मीटर्स। सही, तो सबसे पहले जो है हमें जो है वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए देखें हमारे पास जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, दैट टी इक्वल्स टू 2 पाई एम ओवर के। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग द हुक्स लॉ दैट एफ इक्वल्स टू के एक्स। तो हमारे पास जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर। तो जब स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास आ गया तो टाइम पीरियड हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। टी इक्वल्स टू 2 पाई एम ओवर के, यहाँ पर आप जो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो टाइम पीरियड आ जाएगा दैट इज 0.397 सेकेंड्स। सही, उसके बाद हमने क्या करना है, एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सेलेरेशन का हम लोगों ने अभी ऊपर फॉर्मूला देखा था दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। जब आप बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं तो उसका डायमीटर जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो उसके लिए आपने एक्सेलेरेशन क्या बनाया था ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, राइट। तो यहाँ पर ओमेगा हमारे पास गिवन नहीं है लेकिन के हमारे पास हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, मास हमें गिवन किया गया है तो ओमेगा को हम जो है वो के अपॉन एम से जो है वो चेंज करवा देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस के अपॉन एम इनटू एक्स। तो हमारे पास एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा -30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखें एक्सेलेरेशन यहाँ पर माइनस इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपके पास फोर्स है वो रीस्टोरिंग फोर्स है। सही है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है v इक्वल्स टू मतलब कि हमें क्या करना है वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, राइट। वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है v इक्वल्स टू ओमेगा एक्स, क्योंकि हम लोग जो है वो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना 12 सेंटीमीटर का, राइट। तो डिस्प्लेस यहाँ पर एम्पलीट्यूड नहीं है बेटा, याद रखिएगा क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट का कह रहा है तो हमें डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है दैट इज v इक्वल्स टू ओमेगा इनटू एक्स। तो यहाँ पर ओमेगा हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट के अपॉन एम इनटू एक्स, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर हमारे पास के अपॉन एम की इक्वल होता है। तो ओमेगा कितना हो जाएगा अंडर रूट के अपॉन एम। वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है वो वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज 1.89 मीटर पर सेकंड। देन हमारे पास हमने क्या करनी, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे दैट इज 1/2। मास हमें गिवन किया गया है 0.8 kg का। वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी 1.89 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1.42 kg, सॉरी 1.42 जूल्स की हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का हमने रिलेशन बनाया था दैट 1/2 k into x फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितना है 1/2 k into x का स्क्वायर, राइट। तो 1/2 k हमें जो है हम लोगों ने कैलकुलेट किया था दैट इज 200 न्यूटन पर मीटर और डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन किया गया है कितना 0.12 मीटर का स्क्वायर, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी 1.44 जूल्स, राइट। तो ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7.9। इसमें एक बात याद रखिएगा कि इसमें डिस्प्लेसमेंट आपको कह रहा है कि ये तमाम चीजें आपने कैलकुलेट करनी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज 12 सेकंड्स। ये वाला डिस्प्लेसमेंट पुट नहीं करना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट पुट नहीं करना, आपने ये तमाम क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है कब, जब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए 12 सेंटीमीटर हो जाए। सही, तो अब देखें इसमें हमें ये भी पता चल रहा है कि ये एम्पलीट्यूड नहीं है, राइट। एम्पलीट्यूड हमारे पास जो होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन। वो कितना है 0.3। तो 0.12 हमारे पास क्या का मतलब ये है कि हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, सही है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर जो क्वांटिटीज आ रही हैं उस पर एम्पलीट्यूड नहीं होगा बल्कि क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, सही है। ये जो दो क्वांटिटीज है
फिर हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। फाइंड द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग if the equation for its position as a function of time is x equals to 0.25 cos pi by 8 into t, what is the displacement of the object after 2 seconds। यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि आपने एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और पीरियड कैलकुलेट करना है एक वाइब्रेटिंग बॉडी का जो कि स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। अगर जो है आपके पास जो है फंक्शन की इक्वेशन गिवन की जा रही है दैट इज x इक्वल्स टू 0.25 cos pi by 8 into t, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकंड्स। 2 सेकंड के बाद आपने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट भी बताना होगा। तो हम जो है वो डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, हमें एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, हमें पीरियड कैलकुलेट करना है और हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है 2 सेकंड गुजर जाने के बाद। सही, तो देखिए बेटा, ये है हमारे पास फेज की इक्वेशन, राइट। फेज का हम लोगों ने जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। तो हम लोग जो है वो फेज की इक्वेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं दैट x इक्वल्स टू x नॉट cos ओमेगा t, राइट। ये इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी फेज के लिए। तो हमें जो इक्वेशन गिवन है वो कितनी है, x इक्वल्स टू 0.25 cos pi by 8 into t। सही है, तो ये ओमेगा टी हमारे पास फंक्शन है, तो ये पूरा फंक्शन है। जब आप इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करवाएंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक्स नॉट आपको किसके इक्वल हो जाएगा, 0.25 के इक्वल हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मेरे पास जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर, राइट। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर ना भी करें तो आपको देखिए यहाँ नजर आ रहा है कि ये एक्स नॉट है ना, तो ये एक्स नॉट हमारे पास कितना गिवन है इक्वेशन के अंदर, जो हमें फंक्शन गिवन किया गया दैट इज 0.25। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर्स। उसके बाद हम लोगों ने करनी है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ पर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा दैट इज 2πf, राइट। ये बेसिकली होता है 2π डिवाइडेड बाय t होता है और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दैट इज ओमेगा डिवाइड बाय 2f। ओमेगा हमें गिवन किया गया, देखें ओमेगा फंक्शन हमें गिवन किया गया ना, कितना है, पाई बाय 8। तो ओमेगा की जगह कितना आ जाएगा, पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2π। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों डिनोमीटर में थे। तो ये आपके फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 1/16 हर्ट्ज की आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो जब फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई तो टाइम पीरियड भी आपके पास आ जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 16 सेकंड्स, राइट। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है 2 सेकंड्स गुजर जाने के बाद। तो डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू x नॉट cos ओमेगा t, राइट। तो हमें यहाँ पर जो फंक्शन गिवन किया गया है दैट x इक्वल्स टू 0.25 इंटू cos pi बाय 8 इंटू टाइम कितना गिवन किया गया है, 2 सेकंड गुजर जाने के बाद, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया कि ओमेगा t पूरा फंक्शन है, राइट। तो आप क्या करोगे, इस 2 को 8 से डिवाइड करवा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 4। पाई बाय 4 आपके पास होता है 45 डिग्री। तो आप क्या करोगे, 0.5 इंटू cos ऑफ 45 डिग्री। तो जब आप इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज 0.176 मीटर और 0.18 मीटर्स। सही, ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 7। तमाम टॉपिक्स, तमाम एमसीक्यूज, तमाम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के हो गए कंप्लीट। इंशाल्लाह कल से मैं जो है वो चैप्टर नंबर 8 को जो है वो स्टार्ट करूंगा। सही है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर कर दूंगा। सही, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।